नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 2 करने वाले हैं। जिन्होंने पहला मॉक टेस्ट नहीं देखा, अब डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन्हें जरूर चेक करो। और डिस्क्रिप्शन में ही मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। जो बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो बेसिक रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको पूरे टॉपिक करवाए हुए हैं, आप वहां पे जरूर चेक करें। और इसके बावजूद आपको कोई टॉपिक चाहते हो कि आप सर इस टॉपिक को फिर से करवाओ बेसिक से, तो बस कमेंट करो, मैं आपको वो टॉपिक करवा दूंगा। तो चलिए आज का जो मॉक टेस्ट है उसे शुरू करते हैं। अब मॉक टेस्ट जरूरी क्यों होते हैं? क्योंकि आप चाहे कोई भी एग्जाम कर रहे हो, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट आपके काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पढ़ सकता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वो इसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेच देता है। तो वो अपने आरंभ में किस मूल्य पर इसे बेचना चाहता था? अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं? काफी आसान है। सबसे पहले इस लाइन को करिए। अब ये मॉक टेस्ट है तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपने वीडियो को पॉज करना है और एंड में आपने अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपका जो स्कोर रहा वो कितना रहा। इससे आपकी तैयारी आपको पता लगेगी कि कितनी मेहनत आपको और करनी होगी। तो आपने वीडियो पॉज की होगी। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास दिया गया है सेलिंग प्राइस का कितना दिया गया है, 480 में बेच दिया उसने, लॉस हुआ उसे 20% का। और यहाँ सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है। इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो मैं लिंक दे दूंगा बेसिक क्लासेस की, आप वहां से देख सकते हो। तो आप देखते हो सेलिंग प्राइस इंटू 480 गुणा करेंगे, फिर 100 बटा में नीचे जब कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं तो 100 में से माइनस करते हैं जितना लॉस हुआ है। तो ये आपका आ जाएगा 480 गुणा 100 बटा 80। तो ये 1 0 से 1 0 गया, 8 6 48। तो 600 हमारा पहले क्या था, कॉस्ट प्राइस था। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अब देखो यहाँ जानबूझकर 600 भी आंसर दिया गया है, ये आंसर नहीं है। अभी तो हमने ये फाइंड करना है कि इस वस्तु को वो 20% लाभ पर बेचना चाहता था, तो कितने मूल्य पर उसे बेचे। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट कमाना चाहता है वो 20% का, और हमने यहाँ सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस को गुणा करेंगे। अब सेलिंग प्राइस में जितना प्रॉफिट चाहिए उसमें प्लस करिए, नीचे 100 लिखिए। बस कॉस्ट प्राइस के फॉर्मूले का अपोजिट है सेलिंग प्राइस। तो 600 गुणा 120 बटा 100, तो 2 0 से 2 0 गई, तो ये हो जाएगा 700, 7 6 दूने 12, तो 720 रुपए में आप उस वस्तु को बेचोगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 720 रुपए। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। और आपको ये ध्यान से देखना है कि कौन सा टॉपिक मैं किस तरह से करवा रहा हूं। अब देखो मैंने ये चीजें आपको करवाई हुई है, इनकी शॉर्ट ट्रिक भी करवाई हुई है। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ या फिर चैनल में जो वीडियोस का ऑप्शन होता है वहां पर देखो, मैंने हर तरह की वीडियो बनाई हुई है। अब एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है परसेंटेज पे, कि y का 80% है। y का 80% का मतलब होता है 80 बटा 100। 80% किसके बराबर है, x के बराबर है ना। तो x का कितना परसेंट y है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, जो आपको आसान लगे उसे कर लीजिए। ये क्वेश्चन में दिया गया था, तो ये हमारे पास यहाँ वैल्यू आई, इसे आप काट सकते हो 4 5। तो y गुणा 4 बटा 5 बराबर है x। अब जब मैं इसे यहां ले जाऊंगा और इस x को यहां लाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास y अपॉन x, और ये हो जाएगा 5 बटा 4। उल्टा हो जाता है ये आप जानते हो। अब x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है 5, y की निकल कर आई है 4। अब हमसे परसेंटेज में पूछा गया कितना ज्यादा है, तो सीधा यहाँ पर 100 से गुणा कर दो, तो 25, तो 125% ज्यादा है। अब देखो ये तो था आपका बेसिक तरीका, ये तो था इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ कहा गया है कि y का 80% है x। अगर y का 80% x है तो y कितना होगा, तो y को हम 100 मानकर चलते हैं। तो यहां पर देखो y को हम मानकर चलेंगे जब y का 80% x के बराबर है। जैसे मान लो y अगर 100 है तो उसका 80% मतलब 80 रुपए x है। तो x का कितना परसेंट y है, तो इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस आएगा हमारे पास 20 का। किसका पूछा गया है, किसका, x का पूछा गया है। तो नीचे x की संख्या आएगी गुणा 100, तो 4 आएगा, यहां आ जाएगा 25। अब 100 में से ये 25 ऐड हो जाएगा तो आएगा आपका 125। तो 125% आपका y है। x का कितना परसेंट y है, तो x का 125% y है। जिसको ये क्वेश्चन नहीं आते, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से बस चेक करिए, बेसिक से मैंने करवाया हुआ है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है कि 40-60 से कितना परसेंट कम है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो 40 पूछा गया है, 60 से कितना परसेंट कम है।
तो देखो 20 ये कम है, किससे पूछा गया है, जो देखो जिसके आगे से लगा है उसे आप नीचे लिख लो बटा में, गुणा 100 कर दो 3, तो ये आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%। देखो कितने आसान क्वेश्चन है और कितनी आसानी से ये हो जाते हैं। अब बात करते हैं आपका सिंप्लीफिकेशन का। अब देखो जिसको लगता है कि गुणा भाग जमा उनको आता है, बोर्ड मास का रूल उनको आता है, तो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। अब जिसने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने आपको बताया है सिंप्लीफिकेशन में, पहली क्लास ही सिंप्लीफिकेशन की थी कि वी बोर्ड मास का रूल क्या होता है। तो ये होता है आपका वेला कुलम्ब बार। सबसे पहले ये सॉल्व होता है, तो 45 भाग 13 गुणा 5 माइनस 5 भाग, इसे सॉल्व करेंगे, देखो प्लस का है तो प्लस होगा 5 आ जाएगा। अब आप जानते हो, अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर ये भाग होगा, तो जिसने मेरी वीडियो देखी है वो जानता है कि इसके बाद आपका ब्रैकेट आता है, वेनाकुलम बार के बाद आपका ब्रैकेट्स आते हैं। ब्रैकेट आपके 3 प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के और इस प्रकार के। तो ये सब मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, लिंक इसका भी मैं दे दूंगा। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ भाग होगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो वी बोर्ड मास का रूल चलेगा तो भाग होगा, तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ गुणा होगा, तो 45 भाग यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65। अब यहाँ -1 बचेगा। अब देखो सबसे पहले हमने भाग किया, फिर हमने गुणा किया, फिर माइनस, वी बोर्ड मास का रूल चल रहा है। अब 45 भाग 64 बच रहा है। भाग जब भी होता है इस तरफ को जाता है, मतलब 45/64 है ये, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.703, इस तरह का आपका कुछ आंसर आएगा। पॉइंट में आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है 0.703 आपका आंसर आएगा। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि होता है आपका 5 मार्क्स का हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे तो आप सोचो आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी है। ये तो सिंगल वेरिएबल है, कई बार रेक्टेंगल में भी आपका 2 वेरिएबल वाला पूछा जाता है। अब सिंगल वेरिएबल और 2 वेरिएबल में क्या फर्क होता है? सिंगल वेरिएबल जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन दी गई है। 2 वेरिएबल जैसे हमने जो कल का जो हमने मॉक टेस्ट किया था, जो पिछला मॉक टेस्ट था उसमें 2 वेरिएबल था, क्योंकि एक तो उनकी एज भी दी गई थी, उनको हमने अरेंज भी करना था। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ कहा गया है कि 8 लोग JKLDMNOP और Q है, 8 लोग हैं, आयताकार मेज में बैठे हैं, स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं। अब देखो यहाँ कहा है कि उनमें से 4 मेज के कोनों पर और 4 अन्य प्रत्येक बीच में बैठे हैं, मतलब 4 कोनों पर और 4 बीच में बैठे हैं। इसका मतलब आपको मैं समझा देता हूँ। देखो ये है आपका आयताकार मेज, 4 तो बैठे हैं ऐसे, 1 2 3 4, कुछ कोनों में बैठे हैं 1 2 3 4। हमेशा मैं कहता हूं कि 2 टेबल बनाओ, 2 पॉसिबिलिटीज मानकर चलो, ये काफी फायदा देती है। 2 3 4 1 2 3 4। अब यहां पर क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि सभी केंद्र की ओर मुंह कर बैठे हैं। ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट लाइन होती है। कई बार कहा आता है कि ये केंद्र की ओर मुंह कर रहे होते हैं, कई बार कहा होता है कि ये सभी केंद्र के बाहर मुंह कर रहे हैं, या फिर कुछ केंद्र के अंदर कुछ केंद्र के बाहर मुंह कर रहे हैं। तो आपने बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, हर एक क्वेश्चन हम करेंगे जिससे आपकी तैयारी बेहतर से भी अच्छी हो जाएगी, मतलब काफी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चन में। तो अब देखो आगे क्या कहा गया है। आगे कहा है ना तो जे और ना ही ओ एम का तत्काल पड़ोसी है। तो क्या हम इससे यहाँ पर आपके जो व्यक्ति दिए गए हैं उन्हें बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते हैं, तो इसे स्किप करो फिलहाल के लिए। यहाँ कहा गया है कि एल ओ के बाएं से चौथे स्थान पर है। अब एल ओ के कौन? एल, तो ओ को हम मान लो यहाँ बिठाते हैं, एल ओ के बाएं चौथे स्थान पर है, तो बाएं इस ओर जाएगा, चौथे स्थान मतलब कि 1 2 3, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पर एल आएगा, तो यहाँ पर हम एल मानकर चलते हैं। अब आगे क्या पूछा है? आगे कहा गया है एन किसी भी पक्ष के बीच में नहीं बैठा है। तो ठीक है, एन किसी भी पक्ष के बीच में नहीं बैठा है, इसका मतलब है कि यहाँ ऐसी बीच वाली संख्या में वो नहीं बैठा है। ठीक है, मान लिया। आगे पूछा गया है ओ जे के दाएं दूसरे स्थान पर है। जो ओ है वो जे के दाएं दूसरे स्थान पर है, मतलब अगर जे हमारा यहाँ बैठा है, अगर जे हमारा यहाँ बैठा है तो ही इसका दाएं दूसरा आएगा, क्योंकि सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, तो दायां और इसका ये हो जाएगा। दूसरा बैठा है ओ, तो पहला दूसरा, तो ओ बैठ चुका, सही कंडीशन हमारी बैठ रही है। आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है जे किसी भी पक्ष के बीच में नहीं बैठा है। ये देखिए यहाँ से पूरा क्वेश्चन हमारा मूव हो चुका है कि जे ऐसे बीच में नहीं बैठा है, इसका मतलब हमने ये इक्वेशन गलत बना ली, ये इक्वेशन गलत बना ली। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2 इक्वेशन साथ लेके चलो। अब देखो जे ओ के दाएं दूसरा बैठा है, इसका मतलब ओ को ऐसा बैठना होगा जिससे जे यहाँ आएगा, ये बीच में नहीं आएगा जे, जिसकी वजह से, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ओ को यहाँ मानकर चलना होगा। तो एल अब यहाँ ना छोड़कर कहाँ आएगा? एल हमारा एक स्टेप पीछे यहाँ आएगा। अब देखो बाकी हमने क्या माना था, इसे मैं कट ही कर देता हूँ, क्योंकि ये अब हमारी इक्वेशन गलत हो चुकी है।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2 इक्वेशन आपने लेके चलनी है। अब यहाँ पर एक ही इक्वेशन मैं बनाऊंगा जो कि काफ़ी अच्छी तरह से आपको दिखेगी और आप समझ पाओगे बेहतर तरीकों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओ यहाँ आएगा, जिसकी वजह से एल यहाँ आएगा क्योंकि ये इसके बाएं चौथा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जे यहाँ आएगा, जिसकी वजह से दाएं, देखो दाएं दूसरा, पहला दूसरा, तो ये दाएं दूसरा हो चुका। हर बार क्वेश्चन आपका सेंटर से शुरू नहीं होता है, इसीलिए कहता हूं कि 2 पॉसिबिलिटीज लेके चलो, काफी फायदा रहेगा। अब आगे देखो, आगे क्या कहा है, एम एक पक्ष के बीच में बैठा है, कि एम यहाँ कहीं बीच में बैठा है। ठीक है, मान लिया इसे भी। आगे कहा गया है के और एम के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, के और एम के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब देखो के और एम के बीच एक व्यक्ति बैठा है, देखो अगर हम यहाँ पर के को यहाँ बिठाएंगे के और एम के बीच में, तो एम यहाँ आएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो बस हमने बस अब क्वेश्चन को आगे देखना है। आगे क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि पी ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो पी है, तो मतलब पी यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करते हैं। तो अब हो चुका है हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व। अभी एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि हमने ऊपर बहुत सी लाइनें स्किप की थी। अब यहाँ कहा गया है, ना तो जे और ना ही ओ एम का निकटतम पड़ोसी है। सबसे पहली बात, ना तो जे और ना ही ओ एम का निकटतम पड़ोसी है, मतलब ना तो जे और ना ही ओ एम का निकटतम पड़ोसी है, मतलब एम यहाँ नहीं आएगा, एम यहाँ नहीं आ सकता, एम यहाँ नहीं आ सकता, एम यहाँ नहीं आ सकता। तो एम और के रिस्पेक्ट में हमने एक बात पढ़ी थी, जो कि है यहाँ पर के और एम के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, के और एम के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो एम की जगह यहाँ फिक्स हो चुकी है, एम की जगह यहाँ फिक्स हो चुकी है, क्योंकि एम यहाँ नहीं आएगा, जिसकी वजह से एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, तो यहाँ के आए, ऐसा नहीं होगा। एम की जगह यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। अब एम और के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब देखो के यहाँ भी आ सकता है, अब के यहाँ भी आ सकता है, तो के कहाँ आएगा, तो इसका पता नहीं है, तो के को फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे हमने कौन सी चीज़ स्किप की थी। ये लाइन तो हमारी हो चुकी, ये भी हमने पूरी कर ली है। एन किसी भी पक्ष के बीच में नहीं बैठा है। पक्ष के बीच मतलब एन यहाँ नहीं बैठा है, तो मतलब वो कॉर्नर में ही बैठा होगा, तो कॉर्नर की एक ही जगह खाली है, तो एन हमारा यहाँ आएगा, एन हमारा यहाँ आएगा। ये कंडीशन भी हमने फिल कर ली, इसे भी हम अब रब कर लेंगे, इसे भी हम यहाँ मिटा लेंगे। अब यहाँ कहा गया है कि ओ जे के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ये भी हमने पहले पूरी कर ली थी। जे किसी भी पक्ष पर नहीं बैठा है, तो जे किसी भी पक्ष के बीच में नहीं बैठा, ये भी हमने कर लिया। इसे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे आप जितनी बार देखोगे उतनी बार कंफ्यूज होते रहोगे। अब है एम एक पक्ष के बीच में बैठा है, हाँ एम पक्ष के बीच में बैठा है। के और एम के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, हाँ एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन यहाँ भी जगह फिक्स नहीं हुई है, क्योंकि के यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ भी एक व्यक्ति है, के यहाँ भी आ सकता है। अब लास्ट जो हमारे पास यहाँ बची है कि पी ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो मतलब पी हमारा यहाँ नहीं आएगा, तो पी के लिए एक ही जगह बचती है, पी यहाँ आएगा, तो जाहिर सी बात है के यहाँ आएगा, के यहाँ आएगा। अब एक और व्यक्ति यहाँ बैठा है डी, तो डी हमारा यहाँ आएगा। तो ये हमारा अरेंज हो चुका है पूरा आपका क्वेश्चन। इस तरह से आपके ये अरेंज होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, देखो क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचते हो कि सर क्वेश्चन क्यों नहीं करवाते, क्वेश्चन आप कर लोगे, हर एक कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पता कैसे पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब डी देखो सेंटर की ओर देख रहा है बायां, और इसका ये होगा, तो बाएं दूसरे स्थान पर पहला दूसरा, तो पी बैठा है, तो बस बात हो गई। या फिर कहा जा सकता है कि डी के सामने कौन बैठा है, डी के सामने कौन बैठा है, तो डी के सामने बैठा है एम। एक बात यहाँ आती है डायगनली अपोजिट। डायगनली अपोजिट, डायगनली अपोजिट का मतलब होता है, डायगनली अपोजिट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डायगनली अपोजिट मतलब इस तरह से, एक दूसरे के इस तरह से विपरीत, डायगनली अपोजिट। ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि जैसे आपके पास ये हिंट दिया जा सकता है कि एल ओ के डायगनली अपोजिट है या फिर ओ एल के डायगनली अपोजिट है। चलो क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से आपसे कि एन के डायगनली अपोजिट कौन है, तो वो है हमारा जे। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो मैं बेसिक चीज़ें अभी लेकर आ रहा हूँ, ये बेसिक नहीं है, ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके पूछे जा सकते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। लेकिन धीरे धीरे हम इसके लेवल उठाएंगे, क्योंकि जो सीटिंग अरेंजमेंट पजल है आपका 5 टाइप का होता है। मैंने बेसिक वीडियो में करवाया हुआ है, सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बस आप चेक करो और पढ़ो और अपने डाउट क्लियर वहाँ से आप कर सकते हो। देखो सबसे पहला होता है आपका सिंगल लाइन बेस्ड, फिर डबल लाइन बेस्ड आता है, 2 पंक्ति में आपको व्यक्ति बिठाने होते हैं, फिर आता है आपका स्क्योर बेस्ड, फिर रेक्टेंगल बेस्ड, फिर आता है आपका सर्कल बेस्ड,
सर्कल वेस्ट हो गया, फिर आता है आपका फ्लोर वेस्ट। इस तरह के आपके सिटिंग अरेंजमेंट पूछे जाते हैं और ये हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में हर बार 5 नंबर का ही पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ से कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, हर एक टॉपिक मैंने आपको करवाया हुआ है, हर टॉपिक मैंने करवाया हुआ है। और जो टॉपिक जैसे आपको कहा था, जो मैंने अच्छी तरह से नहीं करवाया था, वो था आपका ट्रेन से रिलेटेड टॉपिक आपका भी चल रहा है। और वोट एंड स्ट्रीम का भी काफ़ी जल्द मैं आपको यहाँ पर इसकी वीडियो भी अपलोड करवा दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने करना क्या है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि आपके लिए सारे एफर्ट कर रहा हूं, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप बस इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर ले।